वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आईटीबीपी और सीआईएसएफ में निकली हुई वैकेंसीज के लिए जीके प्लस हिंदी के प्रश्नों का मॉक टेस्ट नंबर 1। और ये प्रश्न बार बार आपसे परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, वही प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आईटीबीपी में अनेक प्रकार की वैकेंसियां निकली हुई हैं, जिसमें हमारा एनिमल ट्रांसपोर्ट, ड्रेसर वेटनरी, कीनल मैन, पायोनियर, स्टाफ किचन, ऐसी अलग अलग प्रकार की बहुत सारी वैकेंसी निकली है। साथ साथ स्ट्रेस काउंसलर, तो उन सभी वैकेंसीज में आपको वीडियो काम आने वाला है। इसके अलावा सीआईएसएफ में साथियों फायरमैन की वैकेंसी निकली है, उसमें भी आपको वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है वो लगभग लगभग सेम है। उसमें जीके और हिंदी दोनों में पूछा जाता है, इसलिए मैं दोनों का कंबाइंड वीडियो बनाया है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, यहाँ पर टोटल हम 50 क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। अभी मैं टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब तक हमारे 100 मेंबर नहीं हो जाते जब तक मैं शेयर नहीं करूंगा। बाकी व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगा। इन दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां जाकर आप सीधे इनसे जुड़ सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एनिमल ट्रांसपोर्ट, कीनल मैन, स्ट्रेस काउंसलर, ड्रेसर वेटनरी, इसके अलावा फायरमैन, इन सभी एग्जाम्स में आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और ये पार्ट 4 है, इसके पहले हमने 3 वीडियो और अपलोड कर दी हैं, तो उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं साथियों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो फर्स्ट भारतीय महिला पूछी है जिन्होंने एशियाई खेलों में, एशियन गेम्स में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कमलजीत संधू, दूसरा है सुचेता कृपलानी, तीसरा है रजिया बेगम और फोर्थ है साथियों बछेंद्री पाल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कमलजीत संधू। कौन हो जाएगा? तो साथियों कमलजीत संधू वे पहली महिला थी जिन्होंने एशियन गेम्स में क्या जीता था? इन्होंने एशियन गेम्स में जीता था साथियों गोल्ड मेडल। क्या जीता था? गोल्ड मेडल। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 1 कमलजीत संधू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? साथियों फर्स्ट वुमन पूछा है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। तो पहला ऑप्शन है हमारा कल्पना चावला, दूसरा ऑप्शन है रजिया सुल्तान, तीसरा है बछेंद्री पाल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सुचेता कृपलानी। तो साथियों करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन तीसरा बछेंद्री पाल। कौन साथियों? तो बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने क्या किया था? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी थी। अच्छा, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये नेपाल में है, और ये क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और कहां पर है? नेपाल में। इसको नेपाल के लोग क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं सागर माथा। क्या बोलते हैं इसके? नेपाल के लोग सागर माथा बोलते हैं। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,848 और नवीन आंकड़ों के अनुसार 50, ये इसकी टोटल ऊंचाई हो जाएगी। तो भारत की प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करी थी? तो वो थी सुश्री बछेंद्री पाल। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस क्या थी? आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस जिसको हम बोलते हैं, कौन थी? तो पहला ऑप्शन है सरोजनी नायडू, दूसरा ऑप्शन है किरण बेदी, तीसरा ऑप्शन है विमला देवी और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मदर टेरेसा। तो साथियों भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी, वो थी किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? पहला ऑप्शन है सरोजनी नायडू, दूसरा ऑप्शन है सुष्मिता सेन, तीसरा ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ममता बनर्जी। तो साथियों करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू साथियों क्या थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अन्य ऑप्शन की हम बात करें तो सुष्मिता सेन कौन साथियों? विश्व सुंदरी है, भारत की प्रथम विश्व सुंदरी कौन है? तो सुष्मिता सेन थी भारत की ओर से। प्रतिभा पाटिल कौन थी? प्रथम हमारी महिला राष्ट्रपति थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति। और इसके अलावा साथियों जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं, ममता बनर्जी। तो साथियों ये पश्चिम बंगाल की क्या है? चीफ मिनिस्टर है। क्या है? पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, सीएम है वहां की। तो हमने अन्य ऑप्शन भी देख लिए। तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन हो जाएगी? तो हो जाएगी सरोजनी नायडू। ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वहां पर प्रथम महिला न्यायाधीश पूछा है। तो पहला ऑप्शन है उमा भारती, दूसरा ऑप्शन है सुष्मिता सेन, तीसरा ऑप्शन है एम फातिमा बीवी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कर्णम मल्लेश्वरी। तो साथियों करेक्ट आंसर रहेगा एम फातिमा बीबी। कौन? जो एम फातिमा बीबी थी साथियों, ये कौन थी? तो ये प्रथम महिला न्यायाधीश थी सुप्रीम कोर्ट में। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा रहने वाला है। उमा भारती की बात करें साथियों तो मध्य प्रदेश की
प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ये कौन थी? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो ये भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, इनको आप याद रखें। पहली महिला सीएम थी मध्य प्रदेश की उमा भारती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? साथियों, आजाद देश के यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यहां से पूछा है। पहला ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन और फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड लिटन। क्या है? लॉर्ड लिटन। तो साथियों करेक्ट आंसर है रहेगा हमारा लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये भारत के अंतिम क्या थे? गुलाम भारत था, यानी कि उसके अंतिम और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हम आजाद हुए, उस समय भी कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन दूसरा, बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना या कौन थे? तो पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी और फोर्थ है मोरारजी देसाई। तो साथियों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आप सभी को पता होगा, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो वेरी इजी क्वेश्चन हो गया, लेकिन ऐसे प्रश्न भी आपसे कभी कभी परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री यहाँ पर पूछा है। तो पहला ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, दूसरा ऑप्शन है एम फातिमा बीवी, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी और फोर्थ है अन्य। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगा? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी, जो कि किसकी बेटी थी? नेहरू जी की। ये नेहरू जी की ही बेटी थी, यानी कि नेहरू जी के बाद कौन बना था भारत का? तो साथियों उनकी बेटी हमारी इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं या भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे साथियों? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर अब्दुल कलाम, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बसप्पा दनप्पा जेट्टी। तो साथियों करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के क्या थे साथियों? प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें हमारे भारत के, तो वो कौन है? वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अच्छा ये कौन सा राज्य से आती है? तो ये आती है साथियों मुर्मू, है ना। ये कौन सा राज्य से आती है? तो ये आती है साथियों झारखंड राज्य से। कहां से? झारखंड राज्य से मेनली बिलोंग करती है। तो वर्तमान की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू, और प्रथम राष्ट्रपति की हम बात करें साथियों तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? क्या ऐसा तो प्रश्न पूछ रहा है कि जो नोबेल प्राइज है उसको प्राप्त करने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे? पहला ऑप्शन है हरगोविंद खुराना। कौन है? हरगोविंद खुराना। दूसरा ऑप्शन है मदर टेरेसा, तीसरा ऑप्शन है अमर्त्य सेन और फोर्थ है रविंद्रनाथ टैगोर। तो साथियों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे साथियों? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने क्या लिखा है? जन गण मन। क्या लिखा है? जिन्होंने हमारा जो राष्ट्रगीत है जन गण मन, राष्ट्रगान है वो, ये क्या है? राष्ट्रगान है। राष्ट्रगीत तो वंदे मातरम है, तो जो हमारा राष्ट्रगान है वो जिन्होंने लिखा है, कौन थे वो? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। इसके अलावा साथियों इन्होंने बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, क्या है? अमार सोनार बांग्ला, वो भी इन्होंने लिखा है। इसके अलावा साथियों एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा इनके बारे में। जो श्रीलंका देश है, जो उसका राष्ट्रगीत है ना, श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है, उसमें भी साथियों लिरिक्स प्लस म्यूजिक इन्होंने दिया है, तो वो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही दिया है। इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आपको श्रीलंका के राष्ट्रगान में भी देखने को मिल जाएगा। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे साथियों? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथी प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष यहाँ पर पूछा है। क्या है? प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और फोर्थ ऑप्शन है लाला लाजपत राय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे साथियों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अच्छा कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? तो ए यू फॉर्म ने करी थी। ओ यू ह्यूम ने इसकी स्थापना करी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगर वर्तमान इसके हम अध्यक्ष की बात करें करंट अफेयर्स के हिसाब से, तो वो है साथियों मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, तो इसलिए याद रखें वर्तमान कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो ऑप्शन एक हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? क्या है प्रश्न साथियों कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? पहला ऑप्शन है राकेश शर्मा, दूसरा ऑप्शन है कल्पना चावला, तीसरा ऑप्शन है सुनीता विलियम्स और फोर्थ ऑप्शन है अन्य। तो साथियों भारत के प्रथम जो अंतरिक्ष यात्री थे वो थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा, जिन्होंने अंतरिक्ष से इंदिरा गांधी से बात भी करी थी। तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वो इंदिरा गांधी सॉरी राकेश शर्मा थे। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो साथियों जो सदर्न हेमीस्फीयर है धरती का, वहां पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? पहला ऑप्शन तारा चेरियन, दूसरा ऑप्शन विमला देवी, तीसरा ऑप्शन है रीना कुशल धर्मशक्तु और फोर्थ ऑप्शन है हमारा डॉक्टर अमृता पटेल। तो साथियों फर्स्ट इंडियन वुमन जो पृथ्वी के सदर्न हेमिस्फीयर पर पहुंची वो थी रीना कौशल धर्मशक्तु। कौन थी? रीना कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पृथ्वी है, ये इसका क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये इसका साउथ हेमिस्फीयर है। तो यहाँ पर पहुंचने वाली ये प्रथम इंडियन वुमन थी। वो कौन हो जाएगी? रीना कुशल धर्मशक्तु। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर है हमारा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? जो कि मोनी सिनेमा, यानी कि ये बिना बोलती हुई फिल्म थी। क्या थी? बिना बोलने वाली फिल्म थी। तो भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मोनी सिनेमा कौन सी थी? तो पहला ऑप्शन साथियों राजा हरिश्चंद्र, दूसरा है किशन कन्हैया, तीसरा है पुंडलिक और फोर्थ है भीष्म प्रतिज्ञा। करेक्ट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन एक राजा हरिश्चंद्र। कौन सा साथियों? राजा हरिश्चंद्र। तो भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी साथियों? तो वो थी राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन एक। अगर बोलती फिल्म की हम बात करें यहाँ पर तो वो थी आलम आरा। कौन सी थी? अगर बोलती फिल्म की हम यहाँ पर बात करें तो वो थी हमारी आलम आरा। तो इसको भी आप बिल्कुल याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों यहाँ से हम अगले क्वेश्चन साइंस के डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा जीके जीए वाला पोर्शन खत्म हो गया है। अब हम साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है साइंस में हमारा, छाया में पनपने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं? यानी साथियों वो पौधे जो छाया में यानी कि छांव के अंदर पनपते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हीलियोफाइट्स, दूसरा ऑप्शन है थियोफाइट्स, तीसरा ऑप्शन है सियोफाइट्स और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर साथियों हमारा हो जाएगा सियोफाइट्स। क्या बोलते हैं उनको हम? सियोफाइट्स बोलते हैं। यानी कि छाया में पनपने वाले पौधों को हम क्या कहेंगे? उनको सियोफाइट्स कहेंगे। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य में श्वसन अंग क्या है? क्या है प्रश्न कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग यानी कि मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन हमारा कौन सा है? यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है फेफड़ा, दूसरा ऑप्शन है नाक, तीसरा ऑप्शन है ट्रेकिया और फोर्थ ऑप्शन है क्लोम। तो साथियों मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा फेफड़ा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन एक। ये मनुष्य में क्या है? मुख्य श्वसन अंग है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम उससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन साथियों डायरिया, दूसरा ऑप्शन है टीबी, तीसरा ऑप्शन है निमोनिया और फोर्थ ऑप्शन है कि ऑप्शन बी और सी दोनों। तो साथियों श्वसन तंत्र से संबंधित हम बात करें तो टीबी प्लस निमोनिया दोनों ही क्या है? ये श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निमोनिया मेनली बच्चों में देखा जाता है। किसमें? बच्चों में देखा जाता है। और टीबी तो आपको पता ही है बड़ों में हो जाती है। और भारत सरकार ने कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं कि शायद 2025 तक हम टीबी का उन्मूलन देश से कर देंगे। ईयर कंफर्म नहीं है मुझे, आप चेक कर लेना। जो डायरिया साथी बीमारी है ये दूषित जल से फैलती है। कैसे? दूषित जल से फैलती है डायरिया बीमारी। उल्टी दस्त वगैरह इसमें शुरू हो जाते हैं। तो श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सी बीमारी है? तो टीबी और निमोनिया। इसलिए हमारा ऑप्शन जो 4 है साथियों वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? क्या है प्रश्न साथियों कि जो उच्च रक्तचाप की अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? जैसे आपको पता होगा कि 120/80 ये हमारा रहता है। जो 120 से ऊपर चला जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? उच्च रक्तचाप बोलेंगे। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोटेंशन, दूसरा ऑप्शन है पक्षाघात, तीसरा ऑप्शन है हाइपरटेंशन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? क्या है क्वेश्चन कि जो मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ है साथी वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है अमीनो अम्ल, दूसरा है ऑप्शन यूरिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है यूरिया और फोर्थ है अमोनिया। क्या है? अमोनिया। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया।
इसलिए साथियों मछलियों का क्या बोलते हैं हम, अमोनिया टेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनिया टेलिक। अमोनिया टेलिक आपको पता होगा कि मुख्यतः 3 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। यूरियोटेलिक होते हैं, कौन होते हैं, यूरियोटेलिक, इसके अलावा एमिनोटेलिक और अमीनोटेलिक, और इसके अलावा साथियों हमारा होता है अमोनिया टेलिक। तो इसमें कौन सा करेक्ट है, तो वो है अमोनिया टेलिक, ये एमिनो होगा। तो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, तो वो है अमोनियो टेलिक। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं। क्या है प्रश्न, कि पौधे आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं। तो पहला है अवशोषण, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा है उत्सर्जन और फोर्थ है प्रकाश संश्लेषण। तो साथियों पौधे आवश्यकता से अधिक जल उनके अंदर आ जाता है, उनकी जड़ खींच लेती हैं, तो उसको वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वो बाहर निकाल देते हैं। किसके माध्यम से, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो रहेगा हमारा आंसर। और साथियों जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है मेनली सुबह के टाइम पे होती है। कब, सुबह के टाइम पे। इसलिए आप जब भी सुबह सुबह आपने कभी पौधों को देखा होगा तो उनकी पत्तियों के बिल्कुल जो मुंह होता है ना, वहां से पानी आपको टपकता हुआ दिखाई देगा। मान लो ये पेड़ है, ये इसकी शाखा है और यहाँ पर ये पत्ती है, तो आपको यहाँ से बिल्कुल पानी टपकता हुआ दिखेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और ये सुबह के समय बहुत ज्यादा होती है। तो पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है, तो वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकलता है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। ड्राइंग बहुत गंदी बनाई है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। किसको हम प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो पहला है साथियों पत्ती, दूसरा है हरित लवक, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा स्टोमेटा और फोर्थ है जड़। तो साथियों प्रकाश संश्लेषी अंग हम बोलेंगे पत्ती को। किसको, पत्ती को यानी कि लीफ को। तो ऑप्शन हमारा जो पहला है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि जो हमारे पौधे होते हैं दिन में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषी अंग है वो कौन सा हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। साथियों अब यहाँ से हम हिंदी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने जीके, थोड़ा बहुत जी और साइंस, इनके हमने क्वेश्चन से डिस्कस कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। थोड़ा बहुत बीच बीच में हमने करंट अफेयर्स भी देखा जहां पर हमें लगा। तो साथियों इस प्रकार से आपके 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। जीके हो गया, साइंस हो गया, अब हम हिंदी की बारी यहाँ पर आ गई है। चलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। द्वन्नी कौन सा समास है। साथियों क्या है प्रश्न, कि द्वन्नी कौन सा समास है। तो पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास और फोर्थ ऑप्शन है साथियों द्विगु समास। तो साथियों कोई भी शब्द में अगर आपको आगे अंक दिख जाए, क्या दिख जाए, अंक यानी कि 1 2 3 1 2 ऐसे, तो साथियों वो ऑटोमेटिकली कौन सा समास हो जाता है, तो हो जाता है द्विगु समास। कौन सा साथियों, तो हमारा द्विगु समास रहने वाला है। तो जैसे द्वन्नी में 2 आ गया, तो द्वन्नी कौन सा समास है, तो हमारा द्विगु समास रहने वाला है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। क्या है प्रश्न साथियों, कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 2 प्रकार के, दूसरा ऑप्शन है 3 प्रकार के, तीसरा ऑप्शन है 4 प्रकार के और फोर्थ ऑप्शन है साथियों 5 प्रकार के। तो साथियों जो पदबंध होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए एक बार आपको मैं बता देता हूं साथियों यहाँ पर अच्छे से। तो साथियों सबसे पहले हमारा होता है संज्ञा पदबंध। कौन सा, संज्ञा पदबंध हमारा सबसे पहला पदबंध है। दूसरे की अगर हम बात करें साथियों तो वो हमारा रहेगा सर्वनाम पदबंध। क्या रहेगा, सर्वनाम पदबंध। तीसरे की हम बात करें अगर साथियों तो हमारा रहने वाला है विशेषण पदबंध। कौन सा, विशेषण पदबंध। चौथे की बात करें तो क्रिया विशेषण, क्रिया पदबंध। कौन सा रहेगा, क्रिया पदबंध। और पांचवे की बात करें तो क्रिया विशेषण। क्या रहेगा, क्रिया विशेषण। तो साथियों ये 5 प्रकार के पदबंध होते हैं। मैंने आपको बता दिया ये सब में पदबंध कॉमन है, तो एक साथ ही हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो पदबंध कितने प्रकार के होते हैं साथियों, तो पदबंध टोटल 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक तो हमारा संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध, फोर्थ है क्रिया पदबंध और पांचवा हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। तो हमने यहाँ पर अच्छे से देख लिया, ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का हमें चयन करना है जिसकी वर्तनी क्या है, गलत है, उस प्रकार के शब्दों को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन साथियों एकत्र, दूसरा ऑप्शन है नीरस, तीसरा ऑप्शन है मंत्रिमंडल और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा योगीराज।
तो साथियों यहाँ पर आपको अशुद्ध शब्द कौन सा लग रहा है? तो हमें देखने से ही लग रहा है कि योगीराज क्या है? अशुद्ध है। क्या है? योगीराज अशुद्ध है। योगीराज को सही वर्तन इसकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, ये योगीराज बिल्कुल हमने यहाँ पर करेक्ट लिख दिया। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही है। बाकी एकत्र नीरस मंत्रिमंडल पहले से ही सही लिखे गए हैं, लेकिन योगीराज में मात्रा की मिस्टेक थी, वो हमने सही कर दी। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का हमें चयन करना है। तो पहला शब्द साप्ताहिक, दूसरा हमारा वीणा, तीसरा वाष्प और फोर्थ है सिंदूर। तो साथियों यहाँ पर कौन सा शब्द आपको अशुद्ध दिख रहा है? तो हमें दिख रहा है साप्ताहिक। क्या दिख रहा है साथियों? साप्ताहिक। तो ये साप्ताहिक नहीं होता है, ये साप्ताहिक होता है। क्या होता है? साप्ताहिक होता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन हमारा बिल्कुल एक सही आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। क्या है प्रश्न? कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो पहला शब्द ईर्ष्या, दूसरा अनुकूल, तीसरा आशीर्वाद और फोर्थ है नक्षत्र। क्या है? नक्षत्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों हमारा ऑप्शन 4। ये साथियों क्या है? अशुद्ध शब्द है, तो इसका हम शुद्ध यहाँ पर लिखेंगे। तो इसका शुद्ध हो जाएगा नक्षत्र। क्या हो जाएगा? नक्षत्र। जहां पर क्षत्रिय का है वहां पर क्षत्रिय वाला आ जाएगा, है ना? कौन सा आ जाएगा? क्षत्रिय वाला। तो ये कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो वो है नक्षत्र, और इसको हमने यहाँ पर सही लिख दिया है नक्षत्र। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची नहीं है। क्या है साथियों? प्रश्न नहीं पूछा है। कभी कभी हम ऐसे पढ़ के गलत टिक कर देते हैं आने के बाद भी। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पहला ऑप्शन साथियों वायु सखा। क्या है? वायु सखा। दूसरा है हुताशन, तीसरा है विभावसु, और वो फोर्थ है विपतगा। क्या है? विपतगा। तो साथियों यहाँ पर आग का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है, तो वायु सखा, हुताशन और विभावसु ये तीनों आग के पर्यायवाची हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 विपतगा। इसके अलावा साथियों आग का अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें तो पावक भी आग का शब्द है, और अनल, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो आग के हैं। तो वायु सखा, हुताशन, विभावसु, पावक और अनल ये सभी आग के पर्यायवाची हैं, लेकिन विपतगा आग का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो इच्छा है इसका पर्यायवाची नहीं है, ये हमें बताना है। तो पहला है साथियों लिप्सा, दूसरा है कामना, तीसरा है यातना और फोर्थ है स्पृहा। तो इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो साथियों लिप्सा, कामना और स्पृहा तीनों ही इच्छा के पर्यायवाची हैं। यातना इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो यातना है साथियों ये किसका पर्यायवाची है? तो ये कष्ट का पर्यायवाची है। इसका कष्ट का पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या है? कि पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अंबु, दूसरा ऑप्शन सर, तीसरा ऑप्शन मेघपुष्प और फोर्थ है नीर। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सर। क्या है? सर। सर पानी का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा अंबु, मेघपुष्प, नीर, जल क्या है? ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये पानी के पर्यायवाची हैं, लेकिन सर पानी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या है? घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पहला ऑप्शन पावक, दूसरा ऑप्शन सदन, तीसरा ऑप्शन शाला और फोर्थ ऑप्शन निकेतन। तो साथियों इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 पावक, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया पावक किसका पर्यायवाची है? तो ये आग का पर्यायवाची है। तो घर के पर्यायवाची सदन भी है, शाला भी है, निकेतन भी है, मकान भी रहेगा। क्या रहेगा? मकान भी रहेगा। इसके अलावा ग्रह भी रहेगा, लेकिन पावक नहीं रहेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना? ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्या है प्रश्न साथियों? कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है साथियों 2 प्रकार के, दूसरा ऑप्शन है 4 प्रकार के, तीसरा ऑप्शन है 6 प्रकार के, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कि 3 प्रकार के। तो साथियों जो हमारे विशेषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो साथियों 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो मैं आपको इसको सही कर देता हूँ। तो यहाँ पर कोई भी हमारा जो ऑप्शन सही नहीं है। वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो साथियों विशेषण कितने प्रकार के होंगे? वो टोटल 5 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होते हैं तो हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो साथियों जो हमारा पहला विशेषण रहेगा, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, जो हमारा पहला विशेषण रहेगा साथियों वो रहेगा गुणवाचक विशेषण। कौन सा?
गुणवाचक विशेषण, यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूं। पहला वाचक रहेगा हमारा गुणवाचक विशेषण। दूसरे के साथ हम बात करें तो वो रहेगा संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण हमारा यहाँ पर रहने वाला है। तो पहला हो गया हमारा कौन सा? गुणवाचक। दूसरा संख्यावाचक। फिर साथियों अगर हम तीसरे की बात करें, किसकी? तीसरे की, तो हमारा रहेगा परिणामवाचक। कौन सा? एक मिनट रुकना। वो हमारा रहने वाला है परिणामवाचक विशेषण। क्या रहने वाला है? परिणामवाचक विशेषण। इसके अलावा साथियों अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा रहने वाला है हमारा संकेतवाचक विशेषण। कौन सा? संकेतवाचक विशेषण रहने यहाँ पर वाला है। और लास्ट पांचवा विशेषण अगर हम यहाँ पर देखेंगे, पांचवा, तो साथियों वो रहेगा व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा? व्यक्तिवाचक विशेषण। तो साथियों इस प्रकार से हमने देखा कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण आपके टोटल 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिणामवाचक, फोर्थ है संकेतवाचक और पांचवा हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक। तो ये टोटल हमारे 5 प्रकार के विशेषण होते हैं। तो इसमें ऑप्शन सभी गलत हैं, लेकिन याद रखें आप विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? क्या है प्रश्न कि सर्वनाम साथियों कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 3 प्रकार के, दूसरा ऑप्शन है 4 प्रकार के, तीसरा ऑप्शन है 5 प्रकार के और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 6 प्रकार के। तो साथियों जो सर्वनाम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 6 प्रकार के होते हैं। कितना? 6 प्रकार के। ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए आपको एक एक करके 6 प्रकार में विशेषण के बता देता हूँ वो कौन कौन से होते हैं। तो साथियों पहला सर्वनाम रहता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। आप इसको बिल्कुल याद रख लेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम, ये हमारा पहला सर्वनाम है। अगर साथियों दूसरे की हम यहाँ पर बात करें तो दूसरा होता है निश्चयवाचक। क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर मैं बार बार सर्वनाम नहीं लिखूंगा। तो दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक। अगर तीसरे की बात करें साथियों तो वो हो जाएगा अनिश्चयवाचक। कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। और इसका एज इट इज पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। जैसा कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऐसा लिखा है आपको वहां पर मिल जाएगा। 3 हो गए साथियों। अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा रहेगा हमारा संबंधवाचक। कौन सा रहने वाला है? चौथा रहने वाला है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा साथियों हमारा रहेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अंतिम सर्वनाम अगर हम देखें छठे नंबर का तो वो रहेगा निजवाचक। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। तो साथियों टोटल 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, हमने देख लिए। पहला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा रहेगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम टोटल 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? क्या है प्रश्न साथियों कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो पहला है 2, दूसरा ऑप्शन है 4 भेद होते हैं, तीसरा ऑप्शन है 5 भेद होते हैं और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कि 7 भेद होते हैं। तो साथियों उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होंगे? तो वो होंगे 4। कितने? 4 होते हैं। इसलिए ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। कौन कौन से होते हैं तो एक बार देख लेते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से साथियों शब्द कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 4 प्रकार के भेद हैं। तो साथियों पहला है तत्सम। कौन सा है? तत्सम शब्द पहला साथियों हमारा हो जाएगा तत्सम शब्द। क्या हो जाएगा? तत्सम। दूसरा हो जाएगा तद्भव। कौन सा हो जाएगा? दूसरा। दूसरा साथियों हमारा हो जाएगा तद्भव। तीसरे की हम बात करें तो वो रहेगा देशज। कौन सा? देशज। और फोर्थ रहेगा विदेशज। तो साथियों उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं साथियों 4 प्रकार के। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद 4 प्रकार के। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और फोर्थ विदेशज। अच्छे से हमने डिटेल में इसको देख लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रचना की दृष्टि से शब्दों में कितने भेद होते हैं? तो पहले हमने उत्पत्ति की दृष्टि से देखे, अब हमें रचना की दृष्टि से देखने हैं। तो पहला ऑप्शन है 2 प्रकार के, दूसरा ऑप्शन है 3 प्रकार के, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 4 प्रकार के और फोर्थ ऑप्शन है कि 5 प्रकार के। तो रचना की दृष्टि से साथियों जो हमारे शब्द होते हैं उनके भेद कितने हैं? तो वो यहाँ हमें कुल 3 प्रकार के भेद देखने को मिलते हैं। ऑप्शन दूसरा। चलिए एक बार बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। तो साथियों जो हमारा पहला रहेगा वो है मूल शब्द। कौन सा? इसको हम मूल शब्द भी बोलते हैं और कहीं कहीं आपको ये रूढ़ शब्द भी किताबों में देखने को मिलेगा। रूढ़, ये रस्सी वाला है। तो रूढ़ शब्द क्या बोलते हैं इनको? या तो मूल शब्द बोलते हैं या रूढ़ शब्द बोलते हैं।
दूसरा है साथियों हमारा यौगिक शब्द। क्या है? यौगिक शब्द, यानी कि दो यौगिक शब्द। और अगर तीसरे की हम बात करें साथियों, तो वो हो जाएगा योग रूढ़। क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द। तो साथियों हमने देख लिया। तो अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछे तो 4 प्रकार के, और रचना के आधार पर पूछे तो टोटल 3 प्रकार के हमारे शब्द होते हैं। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे मुहावरे। क्या है? मुहावरे। और मुहावरों के बाद हम देखेंगे रस। क्या देखने वाले हैं? मुहावरों के बाद हम रस से जुड़े हुए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और फिर बोलूंगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आपके लिए ऐसे आगे वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों मुहावरों में हमारा पहला प्रश्न है कि काम काज में कोरा होना, और सारे पीवाईक्यूज है। क्या है? पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे कि आप देख सकते हैं लेखाकार परीक्षा 1997 में पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है कि काम काज में कोरा होने का क्या अर्थ है? तो पहला है काम न रहना, दूसरा ऑप्शन है काम समाप्त करना, तीसरा ऑप्शन है काम पूरा न करना, और फोर्थ है काम न जानना। क्या है? काम नहीं जानना। तो साथियों काम काज में कोरा होना, इस वाले मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हमारा काम ना जानना। क्या हो जाएगा? काम ना जानना। यानी कि ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि काम काज में कोरा है, मतलब उसको किसी भी प्रकार के काम का ज्ञान नहीं है, तो उसको किसी भी प्रकार का काम याद नहीं है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखें हम, जुबान पर लगाम न होना। क्या है साथियों? जबान पर लगाम न होना, इस मुहावरे का हमें यहाँ पर अर्थ बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है स्पष्टवादी होना, दूसरा ऑप्शन है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, तीसरा ऑप्शन है सदैव कठोर वचन कहना, यानी कठोर हार्ड शब्द, और फोर्थ है सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। क्या है? सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। क्या होना? अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। तो इस मुहावरे का अर्थ है कि जुबान पर लगाम ना होना। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टस से मस नहीं होना, ये तो हमने बहुत पढ़ा है जब हम 9वीं 10वीं 8वीं क्लास में थे। टस से मस नहीं होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है कठोर हृदय होना, दूसरा है अनुनय विनय से न पसीजना, तीसरा ऑप्शन है जगह न बदलना, और फोर्थ है धैर्य पूर्वक सहन करना। तो साथियों टस से मस नहीं होना, इसका है कि अनुनय विनय से न पसीजना, यानी कि आपको कितना भी मनाए, कितनी भी मीठी मीठी बातें करें, लेकिन आप नहीं मानते, आप टच से मस नहीं होते। कोई कितना ही आपको सोना बाबू कर ले, लेकिन आप नहीं मानने वाले हो, बिल्कुल हार्ड अपने टारगेट आईटीबीपी या सीआईएसएफ पे जुड़े हो। तो साथियों वही हो गए। तो टच से मस न होना का अर्थ क्या है साथियों? अनुनय विनय से न पसीजना। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टांग अड़ाने का अर्थ है। क्या है साथियों? मुहावरा है कि टांग अड़ाना, इस मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बदनाम करना, दूसरा है साथियों बिना कारण लड़ना, तीसरा ऑप्शन है गलत काम करना, और फोर्थ है कि अवरोध पैदा करना। क्या है? अवरोध पैदा करना। तो साथियों टांग अड़ाने का अर्थ है कि अवरोध पैदा करना। क्या करना? अवरोध पैदा करना। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? रस से जुड़े हुए यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। स्थायी भावों की संख्या कुल कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 11, और फोर्थ ऑप्शन है 12। तो साथियों प्रत्येक रस होता है और एक रस का क्या होता है? स्थायी भाव होता है। क्या होता है? स्थायी भाव होता है। तो रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो वो 9 मानी गई है। तो उसी हिसाब से हमारे स्थायी भाव भी कितने होंगे? 9 होने वाले हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। तो स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी है? वो 9 रहने वाली है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? कौन सा रस साथियों? शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है? रेलवे 1999 में आपसे पूछा गया था। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो पहला ऑप्शन है जुगुप्सा, दूसरा ऑप्शन है क्रोध, तीसरा ऑप्शन है शोक, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा निर्वेद। क्या है? निर्वेद। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा निर्वेद। निर्वेद बिल्कुल यहाँ पर हमारा सही है। तो शांत का स्थायी भाव क्या है? तो वो है निर्वेद। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? दो परीक्षा में पूछा गया है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो पहला है उत्साह, दूसरा है शोक, तीसरा है हास्य, और फोर्थ है रति। तो साथियों श्रृंगार रस का स्थायी भाव हमेशा रहेगा रति। क्या है? रति। श्रृंगार के भी दो भेद है, एक पहला है संयोग और दूसरा है वियोग। क्या है वो? कभी आप डिटेल में देखोगे तो आराम से पढ़ोगे।
संयोग और वियोग ये श्रृंगार के दो भेद हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या साथियों, वो है रति। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, यानी साथी जो विस्मय है, क्या है विस्मय, ये किस रस का स्थायी भाव है, ये किस रस का क्या है स्थायी भाव है, ये हमें बताना है विस्मय। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, हास्य रस का, दूसरा है शांत रस का, तीसरा है अद्भुत रस का, और फोर्थ है विभत्स रस का। किसका, विभत्स रस का। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा विभत्स रस का। किसका, तो जो विस्मय स्थायी भाव किस में आता है, तो वो आता है विभत्स में। किसमें, विभत्स में। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनमें हमें रस पहचान करना है, कौन सा इनमें रस है। कि किलक अरे में नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, फिर से रिपीट करता हूं, किलक अरे में नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है वीर रस, दूसरा ऑप्शन है शांत रस, तीसरा ऑप्शन है वात्सल्य रस, और फोर्थ है हास्य रस। तो साथियों इनमें आपको क्या दिख रहा है, इन पंक्तियों में हमें दिख रहा है वात्सल्य। क्या दिख रहा है, वात्सल्य। तो इनमें कौन सा रस रहेगा, वात्सल्य रस रहेगा। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला देखते हैं। साथियों अगली और कुछ पंक्तियां दी गई हैं और इनमें हमें क्या करना है, रस के बारे में जानकारी देनी, कौन सा रस है। तो प्रश्न है, अति मलिन वृषभानु कुमारी अधोमुख रहित उरद नहीं चितवत, जो गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुमिलानो, ज्यो नलिनी हिमकर की मारी। साथियों इन पंक्तियों में हमें रस बताना है। तो पहला है हास्य रस, दूसरा है करुण रस, तीसरा ऑप्शन है विप्रलंब रस या विप्रलंब श्रृंगार, जिसमें मैंने आपको बताया ना कि श्रृंगार के कुछ भेद भी हैं, और फोर्थ है संयोग श्रृंगार। तो साथियों करेक्ट आंसर हमारा रहेगा विप्रलंब श्रृंगार। कौन सा, विप्रलंब श्रृंगार। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। और आपसे ऐसी पंक्तियां और उनके बारे में बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, सब इंस्पेक्टर 2001 में यह प्रश्न भी पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट साथियों प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है, यानी कि सबसे एक्सीलेंट रस किसको माना गया है, बैंक परीक्षा 2002 में पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है रौद्र रस को, दूसरा ऑप्शन है श्रृंगार रस को, तीसरा है करुण रस को, और फोर्थ है वीर रस को। तो साथियों सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है श्रृंगार रस को। किसको, श्रृंगार रस को माना गया है। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे। कौन, जो कवि बिहारी थे वो मुख्यतः किस रस के कवि थे। तो पहला है करुण रस के, दूसरा है भक्ति रस के, तीसरा ऑप्शन है श्रृंगार रस के, और फोर्थ है वीर रस के। तो साथियों जो कवि बिहारी थे वो मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि थे। किसके, श्रृंगार रस के कवि थे। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो साथियों इस प्रकार से हमने आपके मॉडल पेपर 1 को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। वीडियो का कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। इसके अलावा अगर कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर दें, वहां पर मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा वो मैंने बता दिया है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में मैं आप सभी को लिख देता हूँ, जय हिंद। चलिए वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं।